दोस्तों हमारे चंद्रयान 3 को चांद पर फिर से जगाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ चंद्रयान 3 की कामयाबी से दुनिया के कई देश हमें अब तक बधाई दे रहे हैं, तो वहीं कुछ देश जैसे पाकिस्तान और ब्रिटेन भारत की इस कामयाबी से बौखला गए हैं। पाकिस्तान का जैद अमीद कह रहा है कि भारत तो चांद पर गया ही नहीं, ये सब ग्राफिक्स का कमाल है। तो वहीं ब्रिटेन की मीडिया बार बार ये कहने में लगी है कि भारत आज चांद पर उनके मनी एड के वजह से है। लेकिन जब आज यानी साल 2023 में जब पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तब भारत के चंद्रयान 3 के लैंडिंग पर पूरी दुनिया इतनी हैरान हो रही है। तो आप ही सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका ने आज से 54 साल पहले यानी 1969 में चांद पर इंसानों को उतार दिया था, वो भी तब जब स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं हुई थी। इसलिए नासा के 1969 के अपोलो 11 मिशन में पहले भी सवाल उठे थे, लेकिन अब चंद्रयान 3 की सफलता के बाद ये सवाल फिर खड़े हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज तक अमेरिका ने हम सबसे झूठ बोला या फिर सही में 1969 में पहली बार चांद पर इंसानों ने अपना कदम रखा था। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो साल 1950 से 1960 ये वो शीत युद्ध का समय था जब दुनिया के दो महाशक्तिशाली देश अमेरिका और रूस अपने आप को एक दूसरे से बड़ा और ताकतवर दिखाने में लगे थे, खासकर अपने स्पेस मिशन को लेकर। ये वो समय था जब रूस का स्पेस प्रोग्राम अमेरिका से काफी आगे था। 1957 में पहली बार स्पुतनिक सैटेलाइट को भेजकर रूस अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला देश बना। फिर इसी साल उसने लाइका नाम के डॉग को अंतरिक्ष में भेजा। इसके बाद 1961 में यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले दुनिया के सबसे पहले इंसान बने। अब ये सब देखकर अमेरिका बौखलाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्पेस वॉर में वो रूस को कैसे हराएगा। यही वो समय था जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने यह ऐलान किया कि अमेरिका 1970 से पहले चांद पर इंसानों को भेज देगा और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बन जाएगा। अब जब भी अमेरिका के अपोलो मिशन को लेकर बात होती है तो हमेशा कुछ सवाल उठाए जाते हैं, जैसे जब चांद पर कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के झंडा गाड़ने के बाद वो लहरा कैसे रहा था। दूसरा ये कि नासा की तस्वीरों में परछाइयां अलग अलग दिशाओं में क्यों घूम रही है, जबकि सूरज की रोशनी एकमात्र लाइट का स्रोत है। अब अलग अलग दिशाओं में परछाई इसलिए दिखती है जब स्टूडियो लाइट की मदद से कुछ शूट किया जाता है। और इस तरह के सवाल सिर्फ हम ही नहीं बल्कि अमेरिका के नागरिक भी पूछते हैं। दोस्तों रूस से इस स्पेस वॉर में अमेरिका काफी पीछे चल रहा था, लेकिन शायद आपको एक बात पता ना हो कि जब अमेरिका को लगा था कि वो रूस को स्पेस कंपटीशन में नहीं हरा पाएगा, तो उसने अपने स्पेस प्रोग्राम में जर्मनी के ऐसे वैज्ञानिकों और इंजीनियर को शामिल किया जिन्होंने हिटलर के लिए लाखों लोगों की जान ली थी। आपने सही सुना, ये वो लोग थे जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लोगों की जान लेने में डायरेक्टली जिम्मेदार थे। अमेरिका ने इन्हें अपने देश में बुलाया और नासा में काम भी करवाया, जबकि अमेरिका ये अच्छे से जानता था कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी रूस को हराने के लिए अमेरिका ने इनके साथ हाथ मिला लिया। अमेरिका को अच्छे से पता था कि हिटलर की नाजी सरकार में ऐसे वैज्ञानिक थे जो स्पेस टेक्नोलॉजी में अमेरिकी वैज्ञानिकों से भी आगे थे। यानी कि जो अमेरिका ह्यूमन राइट्स को लेकर पूरी दुनिया को ज्ञान बांटता है, वो खुद पहले इतना घिनौना काम कर चुका है कि रूस से स्पेस वॉर जीतने के लिए उसने उन लोगों की मदद ली जिन्होंने एक समय पर हजारों मासूमों की जान ली थी। चलिए अब बात करते हैं अमेरिका के फेक लैंडिंग पर उठने वाले सवालों की और इनके जवाबों की। तो सबसे पहला सवाल, झंडा हिल क्यों रहा है? मून लैंडिंग को लेकर यह सवाल सबसे पहले पूछा जाता है कि जब चांद पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो झंडा हिल क्यों रहा है। इसके सफाई में नासा ने यह कहा कि वो झंडा हिल नहीं रहा। दरअसल नासा के वैज्ञानिक भी ये बात जानते थे कि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए ये झंडा सीधा टिक ही नहीं सकता। तभी इन्होंने झंडे पर एक रॉड लगाई है, उसी रॉड में झंडा एडजस्ट करते समय सिलवटें आ गई। दूसरा सवाल है कि जब चांद पर सूरज के अलावा किसी और की रोशनी नहीं है तो वहाँ मौजूद दोनों एस्ट्रोनॉट्स की परछाई अलग अलग दिशाओं में क्यों दिखाई दे रही है। तो नासा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि चांद पर पहली सूरज की रोशनी है और दूसरी रोशनी चांद के सरफेस की है, तो ये जो परछाई अलग अलग दिशा में दिख रही है वो उसी चांद के सरफेस से निकलने वाले रोशनी के रिफ्लेक्ट होने की वजह से हो रही है। तीसरा सवाल पूछा जाता है कि दोनों यात्री के चांद पर खड़े होने की जो तस्वीर है उसमें पीछे आसमान पर एक भी तारे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो नासा ने इसका जवाब दिया है कि जब एस्ट्रोनॉट चांद पर लैंड हुए थे तो उस समय दिन था, इसलिए पीछे तारे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब चौथा सवाल ये है कि धरती से चांद तक पहुंचने के लिए हमें हाईली चार्ज प्रोटॉन की 2 इंटेंस बेल्ट से गुजरना होता है, जो इतना ज्यादा रेडिएशन छोड़ती है कि उसके आसपास से भी गुजरने पर एस्ट्रोनॉट जिंदा जल जाएंगे। ऐसे में अपोलो 11 में बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट कैसे बच गए?
ये काफी हैरानी की बात है। ये भी कहा जाता है कि अगर रेडिएशन से बचने के लिए अपोलो 11 के कैप्सूल पर लेड की सील्डिंग भी की जाती तो वो और भी ज्यादा भारी हो जाता, जिसके वजह से वापसी के वक्त उसका टेक ऑफ कर पाना काफी मुश्किल हो जाता। हैरानी की बात यह है कि इन रेडिएशन के बारे में इतनी जानकारी हमें अब जाकर मिली है, तो इसके बावजूद भी इस खतरे से बेखबर होकर अपोलो 11 चांद पर लैंड करता है। उसमें से 2 एस्ट्रोनॉट जिंदा बाहर निकलते हैं, वहां से मिट्टी और पत्थर समेत कई सैंपल लेते हैं और ठीक ठाक धरती पर वापस लौट आते हैं। ये बात हमें भी हैरान करती है। चलिए हम ये भी मान ले कि नासा ने इन सभी परेशानियों को सॉल्व कर लिया होगा, तो फिर उन्हें ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि इन 54 सालों में उसने दोबारा से चांद पर इंसानों को नहीं भेजा, जबकि इतनी बड़ी सफलता के बाद उसे तो चांद को एक्सप्लोर करने के लिए बार बार इंसानों को वहां पर भेजना चाहिए था। ये सभी सवाल आज भी नासा के अपोलो 11 मिशन पर सवाल खड़े करते हैं। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब के बाद आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ने पूरी दुनिया से चांद पर इंसानों की लैंडिंग को लेकर झूठ बोला था? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।